सोचिए कि एक सुपरमार्केट में दो लोग खड़े हैं। दोनों ने एक ही ब्रांड का एक जैसा दूध का पैकेट उठाया है, लेकिन जब वो बिलिंग काउंटर पे जाते हैं ना, तो एक इंसान को उस दूध के लिए 20% ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और वो भी इसलिए नहीं कि उसके पास कोई डिस्काउंट कूपन नहीं था। वही तो, ये इसलिए होता है क्योंकि एक एआई सिस्टम ने उस इंसान की पूरी डिजिटल हिस्ट्री, उसकी ऑनलाइन शॉपिंग आदत और उसकी अनुमानित आमदनी का डेटा पढ़ लिया है और बस माइक्रो सेकंड्स के अंदर सिर्फ उसके लिए एक अलग कीमत तय कर दी है। सही बात है। ये कोई डिस्टोपिया की साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये वही है जो फिजिकल दुनिया में अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और यही हमारे आज के इस डीप डाइव का मेन मिशन है। आज हमारे पास 18 मई 2026 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस रिलीजेस, रिसर्च आर्टिकल्स और इंडस्ट्री एनालिसिस का एक बड़ा स्टैक है। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे हम अब एजेंटिक ऑटोनॉमी यानी एजेंटिक स्वायत्तता के दौर में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं। मतलब एआई अब सिर्फ स्क्रीन पर देखने वाला टेक्स्ट या चैटबॉट नहीं रहा, वो फिजिकल दुनिया के आर्थिक और ऑपरेशनल फैसलों को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। वो खुद फैसले ले रहा है और दुनिया के बड़े सिस्टम्स को चला रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर एआई को इतना ऑटोनोमस और शक्तिशाली बनाना है, तो सबसे पहले उस बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ये ढांचा बहुत तेजी से बदला है। बिग टेक का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2026 में, वैसे सुनकर शायद विश्वास ना हो, $650 बिलियन को पार कर गया है। ओह वाओ, ये फिगर सच में पागल कर देने वाले हैं। हाँ, और इसका सबसे नया और बड़ा उदाहरण ब्लैकस्टोन और गूगल के बीच हुआ नया $5 बिलियन का जॉइंट वेंचर है। देखिए, ये जॉइंट वेंचर सिर्फ एक फाइनेंशियल न्यूज़ नहीं है। इन्होंने जो नई कंपनी बनाई है, वो गूगल के टीपीयू यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स को कंप्यूट एज अ सर्विस के रूप में देगी। उनका टारगेट है 2027 तक 500 मेगावाट की कैपेसिटी तैयार करना। मतलब कंप्यूट अब एक यूटिलिटी बन गया है। एग्जैक्टली। हम अब स्केलिंग से आगे बढ़कर डिप्लॉयमेंट पर आ गए हैं। कंप्यूट अब पानी या बिजली की तरह एक बेसिक यूटिलिटी हो गया है। लेकिन मुझे यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स नजर आ रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि गूगल जैसी कंपनियां क्लाउड कंप्यूट को बिजली की तरह आम बना रही हैं, दूसरी तरफ इन्हीं सोर्सेज में ये क्लियरली लिखा है कि बहुत सारी कंपनियां पब्लिक क्लाउड से दूर भाग रही हैं। हाँ, वो वापस ऑन प्रेमिसेस यानी अपने खुद के लोकल सर्वर्स पर आ रही हैं। वही ना। उदाहरण के लिए डेल ने अपना नया डेल डेस्क साइड एजेंटिक एआई लॉन्च किया है। ये एनवीडिया नीमो क्लॉ के साथ आता है। ये कंपनियों को अपना डेटा बिना इंटरनेट पर भेजे अपने ही लोकल वर्क स्टेशन पर ऑटोनॉमस एजेंट्स चलाने की सुविधा देता है। और डेल का दावा है कि क्लाउड एपीआई के खर्च के मुकाबले इसमें सिर्फ 3 महीने में कॉस्ट ब्रेक इवन हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर क्लाउड इतना बड़ा और सस्ता हो रहा है, तो अचानक से कंपनियों को क्लाउड से इतना डर क्यों लगने लगा है कि वो वापस पुराने जमाने की तरह अपने दफ्तर में भारी भरकम सर्वर लगा रही हैं? यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि क्लाउड का डर अब सिर्फ सिक्योरिटी या डेटा लीक का नहीं है। असली डर है फाइनेंशियल रूइन का, यानी दिवालिया हो जाने का। अच्छा, वो कैसे? जब हम एजेंटिक एआई की बात करते हैं ना, तो इसका काम करने का तरीका पुराने एआई से बहुत अलग होता है। पुराने एआई में आपने एक सवाल पूछा, उसने एक जवाब दिया, एक टोकन जनरेट हुआ और बिल बन गया, खत्म। लेकिन एजेंटिक एआई लूप्स में काम करता है। ओ, मतलब वो लगातार चलता रहता है। बिल्कुल, ये लगातार बैकग्राउंड में डेटा प्रोसेस करता है, एपीआई इसको कॉल करता है और अपने ही आउटपुट्स को चेक करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट को हर घंटे के हिसाब से पैसे दे रहा हूं और वो कंसल्टेंट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगातार 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करने लगे, तो महीने के आखिर में जो बिल आएगा वो किसी भी कंपनी को बंद करवा सकता है। क्लाउड एपीआई के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। ये एकदम सटीक कंपैरिजन है। एजेंटिक लूप्स के कारण क्लाउड का खर्च अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, इसीलिए डेल जैसी कंपनियां ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन दे रही हैं। एक बार हार्डवेयर खरीद लिया तो आप उस पर चाहे जितने लूप्स चलाएं, कोई नया एपीआई कॉस्ट नहीं जोड़ेगा। मेक सेंस। और डेटा सॉवरेनिटी का भी तो मुद्दा होगा इसमें। हाँ, दूसरा बड़ा मुद्दा वही है रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए। बैंक या हेल्थ केयर कंपनियां अपने सेंसिटिव डेटा को लगातार पब्लिक क्लाउड और एआई एजेंट्स के बीच ट्रैवल नहीं करने दे सकती। उन्हें अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल चाहिए। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो समझ आती है, पर जब ये हार्डवेयर किसी ऑफिस में लग जाता है, तो ये नए एआई एजेंट्स कंपनियों के अंदर एक्चुअली में काम कैसे कर रहे हैं? इन सोर्सेज में
AlphaFold के नए नीना और उनके MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का जिक्र है। हाँ, और साथ ही एरीज टेक्नोलॉजी ने अपना A1 GCC प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए एक डिजिटल ट्विन की तरह काम करता है। ये टर्म्स सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। MCP और डिजिटल ट्विन जैसे टर्म्स का आसान भाषा में क्या मतलब है? देखिए, MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को एक इंटेलिजेंट स्विच बोर्ड की तरह समझिए। पहले जब किसी AI मॉडल को कंपनी के डेटा से जवाब देना होता था, तो पूरा का पूरा डेटाबेस AI को सिखाना या पढ़ाना पड़ता था, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। बिल्कुल। पर MCP एक ऐसी टेक्निकल ब्रिज बनाता है जहां AI एजेंट जरूरत पड़ने पर तुरंत स्पेसिफिक टूल्स या डेटाबेसेस से कनेक्ट कर सकता है, डेटा निकाल सकता है और वापस अपना काम कर सकता है, वो भी बिना उस डेटा को अपनी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर किए। ये इंटेलिजेंट राउटिंग है। गॉट इट। और ये एरीज का A1 GCC डिजिटल ट्विन क्या करता है? डिजिटल ट्विन का बेसिक मतलब है किसी फिजिकल ऑपरेशन की एक एग्जैक्ट वर्चुअल कॉपी। मान लीजिए किसी कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सेंटर है जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं। AI GCC उस पूरे सेंटर का एक वर्चुअल सिमुलेशन बना देता है। अच्छा, तो AI उस सिमुलेशन में टेस्टिंग कर सकता है। एग्जैक्टली। AI उस सिमुलेशन में हायरिंग मैट्रिक्स, प्लानिंग और वर्कफ्लो को टेस्ट कर सकता है और ये देख सकता है कि अगर हमने ये नया प्रोसेस शुरू किया तो उसका असर क्या होगा। ये सब रियल वर्ल्ड में रिस्क लिए बिना होता है। और सरकारी स्तर पर भी इसका असर दिख रहा है। REI सिस्टम्स ने Gov AI निकाला है। सोर्स के मुताबिक इसने डेटा निकालने के टाइम को 40% तक कम किया और $36 मिलियन बचाए हैं। वहां पर उन्होंने डिटर्मिनिस्टिक पाइपलाइंस बनाई हैं। अब यहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। AI तो हमेशा से थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहा है ना, तो ये डिटर्मिनिस्टिक पाइपलाइन क्या चीज है? ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि अगर आप एक ही इनपुट बार बार डालें तो आपको हर बार वही सेम आउटपुट मिलेगा। जेनरेटिव AI बाय नेचर प्रोबेबिलिस्टिक होता है। मतलब वो हमेशा अलग तरीके से सोचता है और अलग जवाब देता है। सही कहा। लेकिन सरकार को ऐसी AI नहीं चाहिए जो नए क्रिएटिव आइडियाज दे। उन्हें ऐसी AI चाहिए जो लाखों फॉर्म्स में से बिना एक भी गलती किए एग्जैक्ट डेटा निकाल सके। गोविच AI बेसिकली AI की रैंडमनेस को हटाकर उसके दिमाग के अंदर एक रिजिड फिक्स्ड रास्ता बना देता है, जिसे पाइपलाइन कहते हैं। यहाँ AI सिर्फ दिए गए नियम के अंदर ही काम कर सकता है। पर रुकिए, अगर हम AI को इतनी आज़ादी दे रहे हैं कि वो कंपनी के अलग-अलग सिस्टम से खुद डेटा निकाले और एक्सटर्नल एजेंट्स के साथ इंटरैक्ट करे, तो सबसे बड़ा डर ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि नया इंटर्न कोई बहुत बड़ी गलती ना कर दे या कंपनी का कोई सीक्रेट डेटा लीक ना कर दे। इस समस्या का समाधान हमें पैलेंटियर और डेल के नए ऑन प्रेमिसेस AI ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है। पैलेंटियर का एक कॉन्सेप्ट है जिसे ऑन्टोलॉजी कहते हैं। ये ऑन्टोलॉजी कैसे काम करता है? इसको समझने के लिए सोचिए कि AI एक ड्राइवर है और कंपनी का डेटा एक हाईवे है। ऑन्टोलॉजी उस हाईवे पर बने ट्रैफिक रूल्स और लेन मार्किंग्स की तरह है। ये AI के लिए एक बिजनेस API तैयार करती है। तो AI अपनी मर्जी से लेन चेंज नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि AI का हर एक्शन, हर डेटा पॉइंट ट्रैक किया जाता है और वो उस बिजनेस के एस्टैब्लिश्ड रूल्स के बाहर नहीं जा सकता। इससे हैल्यूसिनेशन यानी AI के खुद से गलत सोच लेने का रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। ये तो बात हुई उन मॉडल्स की जो बड़े एंटरप्राइजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इन तमाम कामों के लिए जिन AI मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उनमें भी एक बड़ा शिफ्ट आया है। सोर्स में जिक्र है एक नए मॉडल का जिसका नाम है SubQ-1M प्रीव्यू। हाँ, जिसमें 12 मिलियन टोकन्स की कैपेसिटी है। वही। और सबसे अजीब बात यह है कि ये एक नॉन ट्रांसफॉर्मर मॉडल है। अभी तक हम यही सुनते आए हैं कि ChatGPT से लेकर जेमिनाई तक सभी ट्रांसफॉर्मर्स पर आधारित हैं। ये नॉन ट्रांसफॉर्मर मॉडल अचानक से कहां से आ गया और इसकी जरूरत क्या पड़ गई? इसकी वजह एक बहुत बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसे क्वाड्रेटिक बॉटलनेक कहते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मर्स की बनावट ऐसी होती है कि जब आप उसको कोई लंबा डॉक्यूमेंट पढ़ने को देते हैं ना, तो सिस्टम स्लो हो जाता है। सिर्फ स्लो नहीं, कंप्यूट की जरूरत लीनियरली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अगर टेक्स्ट 2 गुना बड़ा है तो कंप्यूट 4 गुना लगेगा। जब टेक्स्ट और बड़ा होता है तो कंप्यूटिंग कॉस्ट आसमान छूने लगती है। सब क्यों? जो कि सब क्वाड्रेटिक आर्किटेक्चर पर बना है, इस मैथ प्रॉब्लम को बाईपास करता है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम SubQ है।
हाँ, इसमें लंबे कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस करने की कॉस्ट बहुत धीरे बढ़ती है। इसीलिए ये 12 मिलियन टोकन्स यानी हजारों किताबों जितना लंबा टेक्स्ट एक साथ और बहुत सस्ते में प्रोसेस कर सकता है। तो आसान भाषा में कंप्यूटेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए अब इंडस्ट्री हार्डवेयर के साथ साथ कोर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी बदल रही है। और यही ट्रेंड AMD पे ट्रेन किए गए Xia 8B और OpenAI के नए डिफॉल्ट GPT 5.5 इंस्टेंट में भी दिखता है। बेसिकली एफिशिएंसी अब रॉ इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी हो गई है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये ऑटोनोमस एजेंट्स अब सिर्फ बड़ी सरकारों या टॉप टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है। इन सोर्सेज में गेट डैंडी जैसे प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, जो लोकल बिजनेसेस जैसे छोटे क्लिनिक्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानों को भी एंटरप्राइज लेवल का AI वर्कफोर्स दे रहा है। हाँ, उनके AI एजेंट्स अब खुद फोन कॉल्स उठाते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं और गलत रिव्यूज को पहचानकर उन्हें हटाने की प्रोसेस भी खुद करते हैं। यानी एक आम दुकानदार के पास अब एक ऐसी डिजिटल टीम है जो 24/7 बैकग्राउंड में काम कर रही है। लेकिन जहां इतनी ऑटोनॉमी है, वहां सिक्योरिटी का खतरा भी तो उतना ही बड़ा होगा। इन सोर्सेज में एक टर्म बार बार आया है, शैडो AI। ये क्या चीज है? शैडो AI ना साइबर सिक्योरिटी की दुनिया का सबसे नया और सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। इसको इस तरह देखिए, किसी बड़ी कंपनी का IT डिपार्टमेंट वहां काम करने वाले हर इंसान को एक ID कार्ड देता है। उन्हें पता होता है कि कौन किस वक्त किस कंप्यूटर से लॉगिन कर रहा है। राइट, सब ट्रैक होता है। पर जब हजारों AI एजेंट्स नेटवर्क में घूम रहे हों, अपना काम कर रहे हों, डेटा रीड और राइट कर रहे हों, तो उनका कोई ID कार्ड नहीं होता। IT डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता कि कितने एजेंट्स नेटवर्क में एक्टिव है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत सारे अदृश्य भूत घूम रहे हों। वो फाइल्स चेक कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं और HR के पास उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इस भयानक सिक्योरिटी फ्लॉ को ठीक कैसे किया जा रहा है? इसी को सॉल्व करने के लिए सेलपॉइंट नाम की कंपनी ने अपना एजेंटिक फैब्रिक लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म इन नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज यानी उन इनविजिबल AI एजेंट्स को ट्रैक करता है। ये कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी ग्राफ बनाता है। तो ये ग्राफ करता क्या है एग्जैक्टली? ये हर एक AI एजेंट को एक फिजिकल इंसान, जिसे ह्यूमन ओनर कहते हैं, उसके साथ मैथमेटिकली लिंक कर देता है। अगर कोई AI एजेंट कोई अजीब सी फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करता है, तो सेलपॉइंट का सिस्टम तुरंत अलार्म बजा देता है और उस ह्यूमन ओनर को होल्ड पर रखता है कि देखो आपका एजेंट रूल्स तोड़ रहा है। वाओ, सिक्योरिटी की बात हो ही रही है तो वेस्टर्न डिजिटल की नई हार्ड ड्राइव्स का जिक्र भी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपनी नई ड्राइव्स में पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यानी PQC हार्डवेयर लेवल पर डाली है। सोर्स में एक फ्रेज यूज हुआ है जो सच में डरावना है, हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। हाँ, मतलब अभी एन्क्रिप्टेड डेटा चुरा लो और फ्यूचर में जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तब उसे डिक्रिप्ट कर लेना। पर मुझे यहाँ एक चीज़ समझ नहीं आ रही, क्वांटम कंप्यूटर्स को मेन स्ट्रीम आने में तो अभी शायद 10 साल लगेंगे, तो डेटा स्टोरेज कंपनियां आज 2026 में हार्डवेयर लेवल पर इतनी हेवी सिक्योरिटी क्यों इंप्लीमेंट कर रही हैं? इसका सीधा सा जवाब डेटा की लाइफ साइकिल और उसकी लंबे समय की वैल्यू में छिपा है। हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, देश की सुरक्षा के डॉक्यूमेंट्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सब ऐसा डेटा है जिसे अगले 20-30 साल तक सुरक्षित रखना जरूरी है। अच्छा, तो हैकर आज अगर डेटा चुराता है तो वो आज नहीं पढ़ पाएगा? एग्जैक्टली। आज के ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स से वो उस डेटा को खोल नहीं पाएगा। हैकर बस उस एन्क्रिप्टेड फाइल को किसी हार्ड ड्राइव में सेव करके रख लेगा। पर 10 या 15 साल बाद जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे जो कि आज के एन्क्रिप्शन को सेकंड्स में तोड़ सकते हैं, तब हैकर वो पुरानी चुराई हुई फाइल खोल लेगा। तो आज का सेफ डेटा कल सेफ नहीं रहेगा। वही तो। इसीलिए वेस्टर्न डिजिटल ने NIST अप्रूव्ड क्वांटम सेफ एल्गोरिदम्स को डायरेक्ट हार्डवेयर के फर्मवेयर लेवल पर डाल दिया है। वो आज ही उस डेटा पर एक ऐसा ताला लगा रहे हैं जिसे 15 साल बाद की टेक्नोलॉजी भी ना तोड़ सके। ये एकदम फ्यूचर प्रूफिंग की आखिरी लिमिट है। और अगर हम फिजिकल दुनिया की बात करें तो डिफेंस के अंदर भी इस ऑटोनॉमी का इस्तेमाल हो रहा है। एविडेंट ने अपना एलाइट AI लॉन्च किया है, जिसे फ्रांस की DGMI ने ऑर्डर किया है। ये AI डायरेक्टली रेडार सिग्नल्स को पकड़ने के लिए सॉवरन AI का इस्तेमाल करता है। मतलब AI अब सिर्फ सेफ डेटा सेंटर्स में नहीं बैठा है, वो बॉर्डर्स पर रडार सिस्टम्स के एज पर फिजिकल हार्डवेयर के अंदर बैठकर कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को पहचान रहा है। अब तक हमने एंटरप्राइज, हैवी कंप्यूट और मिलिट्री सिक्योरिटी की बात की, लेकिन ये इंडस्ट्रियल AI आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके आर्थिक फैसलों को कैसे बदल रहा है? इसका असर सिर्फ स्क्रीन्स पर नहीं, पूरे शहरों पर पड़ रहा है। जैसे सऊदी अरेबिया का खिदिया सिटी, जो कि पेरिस से 3 गुना बड़ा होने वाला है।
ये एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए गूगल क्लाउड और उनके प्रोप्राइटरी एआई क्यू ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। क्यू ब्रेन ये क्या करता है? क्यू ब्रेन जैसा सिस्टम इस बात का प्रमाण है कि एआई अब शहरों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन रहा है। ये सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स चेंज नहीं करेगा, ये प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का इस्तेमाल करके क्राउड फ्लो, एनर्जी कंजम्पशन और विजिटर्स के बिहेवियर को रियल टाइम में मैनेज करेगा। एक तरह से पूरा शहर एक ऑटोनॉमस एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल। पर इन सब का एक बहुत ही सीरियसली लेने वाला आर्थिक पहलू भी है, जिससे हमने आज के इस डिस्कशन की शुरुआत की थी। यूएस कांग्रेसमैन जॉश गॉथहाइमर ने एक नया बायपार्टिसन बिल पेश किया है, जिसका नाम है नो रिग्ड ग्रोसरी प्राइसेस एक्ट। यहाँ हम सबको साफ कर दें कि हम किसी भी राजनीतिक पक्ष या आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इन सोर्सेज में मौजूद लीगल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है। तो ये बिल सर्वेलेंस प्राइसिंग को रोकने के लिए लाया गया है। हाँ, और सोर्स के मुताबिक पिछले दिनों इंस्टाकार्ट पर $60 मिलियन का फाइन लगाया गया, क्योंकि वो एआई एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके लोगों की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करके सेम आइटम के लिए अलग अलग ग्राहकों से 23% तक ज्यादा कीमत वसूल रहे थे। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जब हमारी डिजिटल फुटप्रिंट्स इतनी डिटेल्स में एआई के पास हैं, तो क्या हमने अपना कंट्रोल खो दिया है? डिजिटल डेटा का सीधा इस्तेमाल अब फिजिकल दुनिया की कीमतों को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है। ये तो ऐसा है जैसे कोई दुकानदार दूध का दाम बताने से पहले आपकी बैंक पासबुक पढ़ दे। एग्जैक्टली। एल्गोरिदम्स कैलकुलेट करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है, यानी किसी खास इंसान की जरूरत और परचेजिंग पावर कितनी है। उस बेस पर एआई इंस्टेंटली प्राइस बढ़ा देता है। गॉथमायर का ये बिल इस बात का सबूत है कि कानून बनाने वालों को एहसास हो गया है कि एआई अब सिर्फ कन्वीनियंस का टूल नहीं रहा, बल्कि हाइपर कैपिटलिज्म और मैनिपुलेशन का एक ऑटोनॉमस हथियार बन गया है। और इस मैनिपुलेशन पर लगाम लगाने की कोशिशें और भी देश कर रहे हैं। जैसे कोरिया की सरकार ने जेनरेटिव एआई की ट्रेनिंग के लिए एक फेयर यूज गाइड का इंग्लिश वर्जन निकाला है। इसमें बहुत कड़ी बाउंड्री सेट की गई हैं। हाँ, अगर कोई डेटा स्क्रैपिंग करके प्योरली कमर्शियल प्रॉफिट के लिए एआई मॉडल ट्रेन कर रहा है बिना किसी परमिशन के, तो उसे अब फेयर यूज नहीं माना जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये गाइड एक तरह से एक क्लियर सिग्नल है कि एआई का जो वाइल्ड वेस्ट वाला दौर था ना, जहां कोई भी किसी का भी कॉपीराइट डेटा उठा लेता था, वो अब खत्म हो रहा है। डेटा सॉवरेनिटी और कॉपीराइट अब लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आएंगे। ये इस इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब इन सब कानूनों, नए एल्गोरिदम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक आम इंसान की जिंदगी में लाने के लिए एक आखिरी हिस्सा बचा है, और वो है हमारे डिवाइसेस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कन्वर्जेंस यानी मिलन हो रहा है, वो कमाल का है। गूगल की खबर आई है जिसमें क्रोम ओएस और एंड्रॉयड का पूरी तरह से विलय हो रहा है। और नए ओएस में जेमिनी इंटेलिजेंस और कास्ट माई एप्स जैसे फीचर्स डिफॉल्ट हैं। लेकिन सबसे रोचक फीचर है पर्सनल इंटेलिजेंस। ये आपके फोन और लैपटॉप में पुराने ईमेल्स, तस्वीरों और पुरानी बातचीत की एक मेमोरी बनाता है। दूसरी तरफ इलॉन मस्क की XAI ने अपना इकोसिस्टम निकाला है, जिसमें ग्रॉक स्किल्स, ग्रॉक बिल्ड और पावर यूजर्स के लिए सुपर ग्रॉक हैवी शामिल हैं। और अगर हम प्रोडक्ट हंट के आज के ट्रेंड्स देखें, तो वहाँ M1 by Montage और ट्रिगर्ड एजेंट्स टॉप पर हैं। ये M1 by Montage क्या है? ये कोई ऑर्डिनरी ऐप नहीं है। ये एक ऐसा यूजर इंटरफेस बनाता है जो जरूरत के हिसाब से खुद बदल जाता है। UI का खुद बदलना, ये थोड़ा अजीब लगता है। एक बहुत बड़ी बात है। अब तक हम ऐप्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से खुद को ढालते थे, लेकिन M1 by Montage जैसी टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपका डिवाइस आपके इंटेंट यानी आपके इरादे को समझता है और रियल टाइम में वैसा इंटरफेस जनरेट कर देता है। ओह, मतलब जैसा काम वैसा इंटरफेस। सही पकड़े। पर इसका असली असर तभी दिखता है जब ये इंटेलिजेंस हार्डवेयर के OS लेवल पर बैठी हो, जैसा कि एंड्रॉयड और क्रोम OS के मर्जर में हो रहा है। जब AI सिर्फ एक ऐप ना होकर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर बन जाता है, तभी वो बैकग्राउंड में आपके वर्कफ्लो समझ सकता है। फिर बिना बार बार कमांड मांगे वो एक सच्चे ऑटोनमस एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम 18 मई 2026 की इन तमाम खबरों को एक साथ रखकर देखें, तो एक बात बहुत साफ होकर उभरती है। AI अब एम्बिशन से आगे बढ़कर आउटकम और ऑटोनॉमी के ठोस युग में आ चुका है। बिल्कुल। एक तरफ जहां डेटा सेंटर्स में नए सब क्वाड्रेटिक मॉडल्स लगातार डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, वहीं ऑन प्रेमिसेस मशीन्स बिना क्लाउड पर जाए सिक्योर डिसीजंस ले रही हैं।
सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और नए रेगुलेटरी लॉज इस बात का सबूत हैं कि ये सिस्टम अब हमारी दुनिया का परमानेंट हिस्सा बन गया है। या अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि मॉडल कितना बड़ा बनाया जा सकता है, वो ये पूछ रहे हैं कि इस मॉडल को कितनी सेफली, कितने कम खर्च में और कितनी स्वायत्तता के साथ हमारे वर्कफ्लोज में डिप्लॉय किया जा सकता है। इन सब बातों पर गौर करते हुए इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार जो दिमाग में आता है, मतलब सोचने की बात है कि अगर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से एजेंटिक हो जाए, एक तरफ किसी इंसान का पर्सनल एआई शॉपिंग एजेंट होगा और दूसरी तरफ सुपरमार्केट का एआई प्राइसिंग एजेंट होगा। वही जिससे हमने शुरू किया था। एग्जैक्टली एक एजेंट सस्ता सौदा ढूंढ रहा होगा और दूसरा एजेंट महंगा बेचने की कोशिश करेगा। जब इकोनॉमी के ये दोनों हिस्से, खरीदने वाला और बेचने वाला, मशीन टू मशीन आधार पर ऑटोमेटिकली मोल भाव करने लगेंगे, तो ये दुनिया कैसी होगी? जब फैक्ट्री की सारी मशीन्स खुद ही तय करने लगेंगी कि क्या बनाना है, कहां बेचना है और किस दाम पर बेचना है, तो क्या इंसान सिर्फ वहां खड़ा एक दर्शक बनकर रह जाएगा? जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी इन मशीन टू मशीन बातचीत पर चलने लगेगी, तो इस मशीनी शोर के बीच इंसानी आजादी या ह्यूमन एजेंसी की जगह कहां बचेगी? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में ढूंढना होगा। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही।